माय नेम इज़ मोहम्मद नौफल सफ़ान और बड़ा इंटरेस्टिंग नोट पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत कम लोगों को पता होगा कि CSS एग्जामिनेशंस होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जामिनर्स रिपोर्ट होती है जो कि वो हर साल छाया करते हैं। तो उनसे आपको बहुत सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। आप जाइए FPSC में, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप FPSC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे एग्जामिनर्स रिपोर्ट मिल जाएगी। जो ऑब्जर्वेशंस उसने की हैं वो यहाँ पे वो दे रहा है, वो मैं इस वक्त पढ़ देता हूँ। हुआ कि तालिब इल्मों ने जो है वो भरोसा किया क्रैम्ड नॉलेज पे, और मकसद ये कि भरमार थी एक जैसी, एक स्टीरियोटिपिकल इंफॉर्मेशन की, जो मकसद रेडीमेड किस्म की नॉलेज थी वो इन टॉपिक्स के अंदर देखी गई। ज़्यादातर लोग जिन्हें यही नहीं पता कि एक एसे और एक आम राइटिंग में क्या फ़र्क होता है, तो उन्हें पता ही नहीं है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर ये डायरेक्शंस मौजूद हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ स्टैंडर्ड एसे, ये उसका पता होना चाहिए। देख के आओ, सीख के आओ एसे राइटिंग एंड स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड बाय द कमीशन। मैंने क्या किया कि आपके लिए जो है वो स्टैंडर्ड्स तलाशने शुरू किए कि भाई अगर ही वो जानना चाहता है तो फिर एक ऐसे स्टैंडर्ड ऐसे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऐसे क्या होगा, तो सुन लीजिए। अ क्रिएटिव राइटिंग ऑफ मॉडरेट लेंथ, यानी मॉडरेट लेंथ को कह सकते हैं नॉट वेरी लार्ज। तो CSS के अंदर आप ये कह सकते हैं कि आप 15, 16, 17 पेज का जो एसे लिखते हैं वो बहुत बड़ा एसे नहीं है, ठीक है जी। तो ये इस सेंस में है। तो ये नहीं कह सोचें कि अगर उसने कहा कि बहुत बड़ा नहीं है तो आप 4 पेज का लिख के आ जाएं, जनाब ऐसा नहीं है। आपको जितना लिख सकते हैं, मोर देन 10 एंड लेस देन 20 पेपर्स आप लिख सकते हैं। पेपर्स का मकसद पेजेस, और पेजेस का मकसद हमेशा याद रखिए, मैं आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, कागज़ का एक साइड जो है वो एक पेज होता है। तो अगर मैं 18 पेज कह रहा हूँ तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि 9 कागज़ आप लिखेंगे, ठीक है जी। मैंने आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल बुनियादी, मैंने जैसे कहा कि मैं ये प्रेजेंटेशन बुनियादी अंदाज में लेके जाऊँगा, तो मैं ले आने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सिंगल टॉपिक को लेके चलना है जनाब, ठीक है जी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिंगल टॉपिक होगा इसके अंदर, और रिप्रेजेंटिंग राइटर्स पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आउटलुक, ठीक है जी। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि राइटर्स के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे ये, और उसके व्यू पॉइंट्स होंगे। तो ये जहन में रखिए कि वो आपके अपने पर्सनल आपके राय मांगता है। ये है जनाब CSS का स्टैंडर्ड ऑफ एसे, और ज़्यादातर वो कहता है एग्जामिनर कि अच्छी खासी तादाद कोई पता ही नहीं है कि उन्होंने CSS के अंदर एसे राइटिंग कैसे करनी है। अब हम चलते हैं अपने एसे राइटिंग की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, प्रोडक्शन की तरफ, कि हाउ टू यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस एन इंग्लिश एसे, ठीक है जी। कि ये 5 चीज़ें आप लेके आ जाओ अगर एसे आपने बनाना है। पहली चीज़ क्या लेके आओ अपने अंदर, आपके अंदर ग्रामर होनी चाहिए, दबा के ग्रामर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं उर्दू में कहूँ कि मैं लड़का हूँ, यानी कि मैं इस वक्त जो है वो एक मेल के तौर पे बात कर रही हूँ, तो मेल के तौर पे बात कर रही हूँ गलत हो गया ना, ये ग्रामेटिकली गलत हो गया। तो इसी तरीके से जो है वो अगर आप कहते हैं कि ही इज़ माई सिस्टर, तो ये गलत हो जाएगा, शी इज़ माई सिस्टर होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ग्रामेटिकली बुनियादी तौर पे एक आसान सी मिसाल दे के बता रहा हूँ कि किसी किस्म की ग्रामेटिकली आप मिस्टेक करेंगे तो आप मारे जाएंगे। अगर आप उस ज़बान के अंदर कमांड नहीं रखते तो फिर आप छुट्टी कीजिए, घर जाइए, पहले उसको ज़बान को सीखिए, उसके बाद फिर उसमें ऐसे लिखिए। तो कहता है राइट अ शॉर्ट सेंटेंस। आप जो है वो इसके लिए ग्रामर को अच्छा रखने के लिए लंबे लंबे सेंटेंसेस ना बनाइए, छोटे सेंटेंसेस बनाइए। यूज़ सिंपल वोकेबलरी, ऐसी वोकेबलरी इस्तेमाल करें जिनके आपको तमाम तरह के मफहूम पता हों, और ऐसी वोकेबलरी इस्तेमाल करें जिनकी स्पेलिंग्स आपको पता हों। अवॉइड इनफॉर्मल राइटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शंस। मकसद ये कि अगर वो कहे कि गोलियां रोड पे चल रही हैं तो आप कहें कि टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड, तो ये इसका जो है वो ट्रांसलेशन नहीं होगा। आप समझ रहे हैं। तो आप जो है वो इस तरह से इनफॉर्मल किस्म की, कोई घटिया किस्म की जो भी, मकसद ये कि मैंने मिसाल बनाई है,
तो ये ग्रामर जनाब आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ किस तरीके से गोलियां चलाता है रोड पे, और आप किस तरीके से गोलियां चलाते हैं रोड पे। तो ये आपको अपनी अपनी ज़बान पे कमांड होनी चाहिए। बहरहाल दूसरी चीज़ है रेलेवेंसी। अब रेलेवेंसी जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि रेलेवेंसी दरअसल आप चाहते हैं कि आप टॉपिक से कनेक्ट रहें, जो आपको टॉपिक दिया जा रहा है उससे आप कनेक्ट रहें। लेट सपोज टॉपिक इज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ एक्सट्रीमिज़म इन पाकिस्तान। अब मिसाल के तौर पे आपका जो टॉपिक हो गया है, आपने जो टॉपिक लिया है इस दफ़ा, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान है। तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट वन शुड रियलाइज दैट व्हाट द डिमांड ऑफ द एग्जामिनर इज। सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि किन सिनेरियो में उसने जो है वो ये सवाल आपके सामने रखा है एक एस्से के तौर पे, टॉपिक के तौर पे। फिर वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल मेक सम आउटलाइंस इन योर माइंड। अब आपने कुछ आउटलाइंस के हवाले से बनानी पड़ेंगी। रेलेवेंसी पे हूँ मैं, रेलेवेंसी है कि आप टॉपिक से जुड़े रहेंगे, आपने टॉपिक से नहीं हटना है, टॉपिक से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश एस्से के अंदर। जो कि उसने कहा है कि आप क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड सीएसएस का एस्से बनाएंगे, क्रिएटिव राइटिंग होगी, मॉडरेट लेंथ होगी, सिंगल टॉपिक होगा। देख लीजिए सिंगल टॉपिक यानी टॉपिक से आप जुड़े रहेंगे विद योर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड व्यू पॉइंट्स। ठीक है जी, फिर से दोबारा से आते हैं। तो वो कहता है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, आपने टॉपिक चुन लिया है, उस पर आपने सबसे पहले रियलाइज़ करना है कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले आपको एग्जामिनर की डिमांड का पता होना चाहिए कि वो चाह क्या रहा है आपसे। ठीक है जी, और मैं आपको बता दूँ वो क्या चाह रहा है, वो आपसे पॉजिटिविटी चाह रहा है। ये मैं आपको बता दूं, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है अभी भी तो मैं आपको बात बता दूं, ये सीएसएस की बहुत बड़ी ट्रेनिंग है और ये एक दिन में नहीं आती है। मैं आपको एक आधे घंटे के अंदर नहीं बता सकता हूँ। बहरहाल एक चीज़ मैं मुख्तसर बता दूं कि आपसे पॉजिटिविटी चाह रहा है, पॉजिटिव आंसर चाह रहा है। ठीक है जी, उसके बाद आप आउटलाइंस करेंगे। यहाँ मिसाल है, आउटलाइंस डिफरेंट भी हो सकती हैं। बहरहाल यहाँ पे जाहिर सी बात है आप इंट्रोडक्शन के तौर पे जाएंगे और इंट्रो में आप डेफिनेशन देंगे एक्सट्रीमिज्म की। सम ब्यूटीफुल टर्म्स रिगार्डिंग द एक्सट्रीमिज्म विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द राइटिंग। यकीनन यहाँ पे आप रेलेवेंसी के तौर पे कुछ ब्यूटीफुल लाइंस दे सकते हैं और ये राइटिंग के अंदर कोटेशन की सूरत में हो सकती है। रिसेंटली रीड जो आपने आजकल में जो पढ़े हैं 2-3 आर्टिकल्स, उसमें आपको अब क्या याद आ रहा है, आप थोड़ा सा माइंड को बॉगल कीजिए, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। ठीक है जी, मेक रफ आउटलाइंस ऑफ दोज देन फाइनलाइज वन टॉपिक। पहले सोच लीजिए कि भाई अगर मैंने ये टॉपिक चुना तो इसकी ये आउटलाइंस होंगी, अगर ये टॉपिक चुना तो इसकी ये आउटलाइंस होंगी, अगर ये टॉपिक चुना तो इसकी ये आउटलाइंस होंगी। और तो फिर उस हिसाब से फिर आपने टॉपिक चुनना और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग से होगा। अनकॉमन टॉपिक्स के बारे में वो कहता है कि देयर आर सम अनयूजुअल टॉपिक्स इन पेपर विच नीड एडवांस नॉलेज। अच्छा, ये जो 2 लाइनें थी इनके बारे में भी ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि अनयूजुअल होते हैं और आप उनसे छिड़मखानी करेंगे तो कर सकते हैं, आप करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपको फिर उसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। बहरहाल स्टार्ट आपका मोस्टली जो है वो इंट्रोडक्शन से ही होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हो सकता है, डेफिनेशन से हो सकता है और उसके साथ साथ आप एक उसमें कोटेशन भी डाल सकते हैं। इंट्रोडक्शन इज़ अ मिनी एस्से ऑफ योर एंटायर एस्से। जनाब इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होगा आपका, वो अगर आपकी अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या करना है उसमें, तो आपने उसके अंदर एक मिनी एस्से लिख देना है। जो कुछ भी आप लिखने वाले हैं अगले 17-18 पेजों के अंदर, वो आप 1-1.5 पेज के अंदर उसका इंट्रोडक्शन फिर से दोबारा से बना दीजिए। तो बॉडी किस तरीके से आप इसकी बनाएंगे, इस रेलेवेंसी के अंदर एस्से की बॉडी कैसे बनती है, तो कहता है कि फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द आउटलाइंस। याद रखिए, अगर आपने नंबर 2 पे कोई आउटलाइन लिखी हुई है तो आपका नंबर 2 पैराग्राफ जो है वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। मैं बहुत अहम बात बता रहा हूँ। नंबर 3 पे जो आपने आउटलाइन लिखी हुई है, आपका नंबर 3 पैराग्राफ उसी से ही मुताल्लिक होना चाहिए। तो कहता है राइट पैराग्राफ फॉर ईच मेजर पॉइंट इन आउटलाइंस। ठीक है जी, अब आ जाइए कोहेरेंस के ऊपर। कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस जो है वो दरअसल लगातारियत है, एक से दूसरे का जुड़ाव है। मैंने पहली चीज़ आपको बताई थी ग्रामर, नंबर 2 मैंने आपको बताई रेलेवेंसी, तीसरी चीज़ कोहेरेंस है। कोहेरेंस आप यूँ समझ लीजिए कि कोहेरेंस तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ का जुड़ा होना कोहेरेंस है। ठीक है जी, एक वर्ड का दूसरे वर्ड से जुड़ा हुआ होना कोहेरेंस है, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से जुड़ा होना कोहेरेंस। तो जनाब आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एक मिसाल बनाई कि वर्ड्स में एक सेंटेंस, आपको पता है कि एक सेंटेंस जो है वो लफ्ज़ों का मजमूआ होता है।
फिर एक जो सेंटेंस होता है वो एक पैराग्राफ को बनाता है, ठीक है जी। और फिर जब एक सेंटेंस से पैराग्राफ बन जाता है और जब पैराग्राफ जुड़ते हैं तो एक ऐसे बन जाता है जनाब। तो ये जहन में रखिएगा कि वर्ड्स मेक सेंटेंस, सेंटेंसेस मेक पैराग्राफ एंड पैराग्राफ्स मेक एन ऐसे। तो ये आपके जहन में रहना चाहिए कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो है वो आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप कोहेरेंस क्रिएट करते जाएंगे, लफ्ज़ों से लफ्ज़ों को जोड़ते जाएंगे, बात से बात निकालते जाएंगे और इस तरीके से अपने आर्गूमेंट को बिल्ड करेंगे। खूबसूरती से ग्रामर होगी उसके अंदर और रेलिवेंसी तो मौजूद रहेगी टॉपिक से, और फिर कनेक्टिविटी जिसको हम कोहेरेंस कह रहे हैं वो मौजूद रहेगी, एक सेंटेंस की दूसरे सेंटेंस से, एक जुमले की दूसरे जुमले से और एक पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफ से। अब उसमें उसने कहा है कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो होते हैं वो किसी भी 6 से 8 सेंटेंस हो सकते हैं किसी एक स्टेटमेंट या आउटलाइन के लिए। आप एक पैराग्राफ जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें 6 से 8 सेंटेंस आप डाल सकते हैं। अब उसने बता दिया पैराग्राफ में क्या क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, आर्गूमेंट बहस होनी चाहिए, एनालिसिस यानी कि उसका पूरा का पूरा आप उसको कच्चा चिट्ठा उसका खोलेंगे। जो है वो एग्जाम्पल ये हो सकती है कि इमाम बारगाह या मसाजिद के ऊपर जो है वो जो हमले होते हैं ये एक एक्सट्रीमिज़म की एग्जाम्पल हो सकती है। आ जाइए कंप्लीशन की तरफ। चौथा चीज़ कंप्लीशन जो है वो दरअसल कहता है कि क्लोजिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ सजेशन और कंक्लूजन इज़ कंप्लीशन। यानी कि जो आपने 8, 10, 12 पेज लिखे हैं तो अब आप जब आखिरी पेज की तरफ आ रहे हैं तो आपने उसको एक एहसास देना है कि ये कंप्लीट होने जा रहा है, आपको लगे कि जो है वो आपका तैयारा अब जो है वो लैंड करने जा रहा है। तो ये कंप्लीशन का एहसास होना ज़रूरी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्लोजिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ सजेशन और कंक्लूजन। तो वो क्लोजिंग का एहसास कैसे होगा? वो क्लोजिंग का एहसास जो है वो सजेशन से होगा या उसके कंक्लूजन से होगा। सजेशन क्या है? सजेशन वो कहता है कि पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन शुड कम ऑन द सेम पेज इन मेकिंग पॉलिसीज़ टू कर्ब एक्सट्रीमिज़म। अब हमने जैसे कि एक्सट्रीमिज़म के हवाले से बात की तो एक छोटा सजेशन में अब मिसाल है, अभी सजेशन सिर्फ 2 लाइनों का तो नहीं होगा, आप उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, लेकिन एक छोटी सी मिसाल जल्दी से देने के लिए मैंने आपको बताया कि जो है वो सजेशन और कंक्लूजन के लिए आप इस तरह के कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्लूजन इज़ द थीसिस स्टेटमेंट सपोर्टिंग सेंटेंसेज एंड टॉपिक सेंटेंसेज। ये सारा का सारा कंक्लूजन के अंदर आप डाल सकते हैं। तो ये कंप्लीशन का एक एहसास देता है। कॉमन हर्डल्स जो पूरे एक ऐसे के अंदर हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, थोड़ा सा वो भी सुन लीजिए। साइकोलॉजिकल बैरियर्स आ जाएं, अचानक आपका दिमाग बिल्कुल सन्नाटा हो जाए, समझ में नहीं आए क्या करना है, जो है वो फियर फैक्टर मौजूद रहता है। और याद रखिए अंग्रेजी पे किसी की भी कमांड नहीं है, कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फियर फैक्टर होने की ज़रूरत नहीं है। हियर आई डिसअप्रूव दोज ट्यूटर्स हु टेक 3 months और सो टू टीच हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। में खुद भी इन चीज़ों को डिसअप्रूव करता हूँ कि कोई कहे कि 3 महीने में आपको अल्लामा बना देगा, तो भाई 3 महीने में कोई अल्लामा नहीं बना सकता। मैं आपको आधे घंटे में अल्लामा नहीं बना सकता। ये जो प्रेजेंटेशन है मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये आपको हेल्प कर सकती है लेकिन ये आपको अल्लामा नहीं बना सकती है, आपको एक्सपर्ट नहीं बना सकती है। पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक हैं हफीज़ जालंधरी, कह रहे हैं कि इल्म और अदब की महफिल में जो भी हफीज़ का हिस्सा है, निस्फ सदी का किस्सा है, पल दो पल की बात नहीं। 50 साल लगे मुझे हाफिज़ जालंधरी बनने में, 50 साल लगे, तो मैं आज इस लायक हुआ हूँ कि पाकिस्तान का कौमी तराना लिख रहा हूँ। इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो कि बहुत ज़्यादा, टाइम मिसमैनेजमेंट। तो टाइम ज़रूर मैनेज कीजिए, टाइम को मैनेज करना सीखिए, हर पेपर के टाइम को मैनेज करना सीखिए। और आखिर के अंदर 5 से 10 मिनट जो है वो, ये मैं आखिरी जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ पॉलिशिंग, इसके लिए भी रखिए। भले आप 1 सफ़ा कम लिख दीजिए, मैं आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन पॉलिश ज़रूर कीजिए अपने पेपर को। और पॉलिश है क्या, ये 5वां पॉइंट जो था इसका, पॉलिश है क्या? तो पॉलिश कुछ भी नहीं है, पॉलिश बस ये है, ये देखिए। पॉलिशिंग इज़ टू रीचेक योर एंटायर एस्से। अपने एस्से को एग्जामिनर को हवाले करने से पहले चेक कर लीजिएगा, कहीं कॉमा रह गया, कहीं आपने कोई वोकैब की गलती कर दी, कहीं स्पेलिंग की गलती कर दी। शी राइट अ लेटर, तो शी राइट अ लेटर नहीं होगा, शी राइट्स अ लेटर होगा। तो एस लगाना भूल गए आप लिख गए, आपकी मादरी ज़बान नहीं है, मेरी भी मादरी ज़बान नहीं है, गलती हो जाती है, तो राइट्स में एस लगेगा तो आप लगा दीजिए,
ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही छोड़ के आ जाएं, ये सारे पेपर का बेड़ा गर्क कर देगा। एक पेज कम लिख लीजिएगा लेकिन पॉलिश करके आइएगा अपने पेपर को। रिमेंबर, essay is all about the presentation arguments in convincing way, but a CSS candidate have a limited understanding of language, restricted time and different things to deal with. It is not advisable to experiment with language. Write less but write quality, fluency, coherence, brevity and reasons will make you win. ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं टाइम की कमी की वजह से फौरी तौर पे इसको जो है समेटता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करता हूँ। ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताने थे। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा और आप इसके ज़रिए से ज़्यादा बेहतर तरीके से आइंदा इससे लिखेंगे। अगर मेरी प्रेजेंटेशन अगर आपको पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपको जो है वो फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना हक़ अदा करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों से भी कहें कि सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।